गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भूगोल में एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में चर्चा करेंगे और वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी की क्या महत्व है और भूगोल में इसका क्या उपयोग है, इसको भी समझेंगे और विभिन्न जो सांख्यिकी विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी विधि में अलग अलग जो विधियां हैं जो भूगोल के सिलेबस में है दिया हुआ, खास करके यूजी और पीजी के लेवल में या इवन 11-12 में भी है, उसको भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सांख्यिकी है इसका महत्व क्या है, खास करके भूगोल में या सामाजिक विज्ञान में। तो भूगोल एक शाखा है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यदि हम किसी विषय का शोध कर रहे हैं या किसी का एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार के रूप में, टूल्स के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद या मात्रात्मक क्रांति के बाद भूगोल में इसकी महत्व बढ़ गई और किसी भी चीज का जो सही विश्लेषण है इसमें बहुत हद तक सांख्यिकी की सहायता हम लेते हैं और इससे जो परिणाम है या रिजल्ट है वो बहुत ही लगभग शुद्ध होता है, लगभग शुद्ध होता है ना। स्टैटिस्टिक्स में भी पूरा कंप्लीटली वो नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत तक और मुझे अपना जो शोध है इसे करने में सहायता मिलती है। तो सांख्यिकी के प्रयोग से, जैसा कि कहे कि सांख्यिकी एक साधन है या टूल्स है जिसका प्रयोग करते हैं या औजार है। तो औजार वो अच्छा होता है जो हमारे काम को आसान कर दे। जितना आसान करेगा उतना अच्छा औजार है, उतना अच्छा टूल्स है, तो उसकी उपयोगिता उतना ही अधिक हो जाती है। ठीक उसी तरह से सांख्यिकी भी हमारा जो एनालिसिस करना है या भूगोल में जो हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को समझने में हमें ये काफ़ी आसान कर देता है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं, अलग अलग विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रयोग में आता है वो है जैसे सेंट्रल टेंडेंसी या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड ये आता है। इसके अलावा परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है, इसको भी समझेंगे, इसकी महत्ता समय समय पर। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का एक विधि जो है माध्य या मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, और अलग अलग अगर जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों के एनालिसिस करने में ये कैसे प्रयोग किया जाता है, उनकी विधियां क्या है, इसको समझेंगे और सीखेंगे। तो एवरेज क्या है या मीन क्या है, माध्य क्या है, इसको पहले समझते हैं। माध्य या मीन है ना, या मीन कितने प्रकार का होता है ये भी जानना आवश्यक है। तो मीन का तात्पर्य है कि एवरेज या औसत है ना, किसी का अगर हम औसत निकाल रहे हैं तो उसे ही हम मीन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण अगर लें कि कोई एक श्रमिक है जो सप्ताह के 7 दिन में, अलग अलग दिनों में उसकी जो दैनिक मजदूरी है वो अलग अलग है। किसी दिन वो 300 कमाता है, किसी दिन 200 कमाता है, किसी दिन
500 कमाता है, किसी दिन नहीं भी कमाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है, तो उसकी मतलब एक सप्ताह के अंदर औसत मजदूरी क्या रहा है या औसत कमाई क्या रहा है, इसको समझेंगे कि कैसे उसको हम निकालें। तो उसमें समझने में एक मुझे सहायता करता है ये मीन। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में जो हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग, खास करके भूगोल में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि कई उपज के बारे में पढ़ रहे हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं या कहीं के जनसंख्या वितरण के बारे में समझ रहे हैं। जैसे भारत के संदर्भ में अगर कहें कि जनसंख्या वितरण है या डेंसिटी है तो वो कितना है ना, क्या है, कहाँ है, तो ये भी एक तरह का एवरेज ही बताता है, औसत ही बताता है। कुल क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या कितना आ गया, तो ये एवरेज बता रहा है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं, तो ये एवरेज, इसका प्रयोग हो जाता है ना। तो मीन, अब इस मीन को समझने के लिए हमें आंकड़ों का भी स्वरूप को समझना होगा कि वो किस तरह से, क्या वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है या ग्रुप में है, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये मीन क्या है और ये मीन कैसे निकालते हैं। जैसे कि अभी बताया कि मान लिया जाए कि 5 लोग हैं और उसका इनकम है किसी एक दिन का, या एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो अलग अलग कमाते हैं। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है ना, कोई 3,000 भी कमा रहा है। 5 सदस्य है, कोई 1 लाख कमा रहा है, और कोई ऐसा भी हो सकता है सदस्य जो बेरोजगार है, नहीं कमा रहा है, 0 कमा रहा है। तो यदि हम कहें कि इस परिवार का औसत मासिक इनकम क्या है, तो क्या करते हैं, बहुत साधारण है कि सभी को जोड़ देते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। जैसे 5,000 है, चूंकि 5 सदस्य हैं, इसको 5 से भाग दे दिए, तो ये एवरेज हो गया, या इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। उस सिंबल को भी हम लोग समझते जाएंगे कि उस सिंबल का मतलब क्या है और वो सिंबल किस रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ये भी जानना आवश्यक है ना। तो मीन को x बार, इसको x बार करते हैं, ऊपर एक डैश लगाते हैं, तो x बार के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स में या गणित में भाषा बहुत लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको शॉर्ट में एकदम कम चीज़ों में दिखाने का प्रयास किया जाता है, वो समझ लिया जाता है। इसको हम समझते हैं, ये अब पूरा माध्य ना लिख के x बार लिख दिए, इसका मतलब हो गया एक माध्य हो गया, एवरेज हो गया। तो इसको सबको जोड़ देंगे सिंपली और उसको 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। जैसे ये हो गया, इसमें किसी का इनकम 1 लाख भी है, किसी का 0 भी है। इनकम एवरेज में ये नहीं पता चलता है क्या है, लेकिन एक इंडिकेशन पता चल जाता है ना, इसका महत्व है। जब बहुत बड़ी संख्या का हम एवरेज लेना चाहते हैं तो उसमें एवरेज का प्रयोग करते हैं कि क्या है। जैसे पर कैपिटा इनकम अगर हम निकाल रहे हैं भारत का, तो क्या करते हैं कि एक साल में जो इनकम कितना हुआ टोटल, उसको कुल जनसंख्या से भाग दे दिए, यानी प्रति व्यक्ति इतना आय कि वृद्धि हुआ या कम हुआ, ज़्यादा हुआ। इससे हमें बहुत सारे पॉलिसी बनाने में या प्रोग्राम बनाने में सहायता करता है ना। तो ये था एवरेज। अब इसको निकालते कैसे, इसका 1-2 माध्य जो होते हैं, जो प्रचलित माध्य है ना। तो माध्य को जैसे एक होता है अरिथमेटिक मीन या समानांतर माध्य, दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, और तीसरा होता है हरात्मक माध्य। इसमें सबसे अधिक जिसका प्रयोग होता है वो अरिथमेटिक मीन का है, और इसी के बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन समझ लेंगे कि 3 तरह का माध्य होता है और उसका कहाँ प्रयोग या क्या होता है ना।
तो ये अरिथमेटिक मीन, अभी जो मैंने बताया सिंपल जो मीन था वो अरिथमेटिक मीन है ना, कि 5 लोग हैं या 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5 करोड़, उनका एवरेज जो हम निकाल रहे हैं वो समानांतर माध्यिक नहीं करेंगे। दूसरा जो जियोमेट्रिक मीन है, अब जियोमेट्रिक मीन में क्या निकालते हैं कि जितना टर्म्स है, अभी ये इसमें अरिथमेटिक मीन में मैंने बताया कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स था, जैसे x1 था, x2 था, x3 था, और ऐसे करके xn तक अगर जाता है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो जितना सबको जोड़े और ये नंबर से n जितना नंबर था इससे भाग दे दिए, ये अरिथमेटिक मीन हो गया, सिंपल है ना। 5 है तो 5 सभी संख्या को जोड़े, 5 से भाग दिए, 10 है तो 10 तक गया और 10 से भाग दिया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या कितना है उससे भाग देते, ये अरिथमेटिक मीन सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन में ये क्या कहते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे जनसंख्या का हमारा वृद्धि, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं बढ़ता है कि 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, ऐसा नहीं। जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे एक साल प्रोडक्शन 5 क्विंटल था तो अगले साल 7 क्विंटल हुआ, 8 क्विंटल हुआ, 12 क्विंटल हुआ, ऐसे बढ़ रहा है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो इस तरह से नहीं बढ़ती। वो कैसे बढ़ता है, जैसे अगर 1 लाख है तो 5 साल या 10 साल के अंतराल में पता चला कि वो 1 लाख से 2 लाख हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, इस तरह से बढ़ता है, प्रोग्रेशन में बढ़ता है ना। तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो उसका माध्य कैसे निकलेगा, हम अगर निकाल जानना चाहें कि जो हमारा ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो कैसे निकलेगा, तो वहाँ पर हमको इसकी सहायता लेनी होगी, गुणोत्तर माध्य की, ज्योमेट्रिक मीन का। उसमें क्या है, अलग अलग टर्म अगर है, जैसे अभी बताया इसमें n टर्म था तो n से भाग, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे x1 है, x2 है, x3 है, अगर इस तरह से जा रहा है तो इसका हम लोग इसके पावर में हम लोग करते हैं। अगर 3 टर्म है तो 1/3, 4 टर्म है तो 1, इस तरह से n टर्म होगा तो 1/n, कितना साल के लिए, ये कितना टर्म्स के लिए, है ना। तो इस तरह से निकालते हैं। अब ये तो हम लोग क्यूब रूट, स्क्वायर रूट तक जानते हैं निकालने के लिए, लेकिन इसके बाद का क्या, 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, n टर्म्स है। यहाँ अगर n है, ये अगर इस तरह से आया x1, x2, x3, xn तक और 1/n, तब कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ हम लोग लॉग की सहायता लेते हैं, लॉग की सहायता लेते हैं, है ना। और लॉग टेबल का सहायता, जैसे हम लॉग लेना चाहेंगे, जैसे मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, तो जैसे इसको लॉग लिए, लॉग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो यहाँ भी इसका भी लॉग लेंगे, x1, x2, xn 1/n। तो लॉग का रूल है, ये पावर बाहर चला आता है, 1/n तो लॉग x1, x2, xn, ये कुछ वैल्यू आएगा, उसका हम लोग लॉग निकाल लेंगे, लॉग टेबल की सहायता से निकालते हैं। और ये सम कुछ कोई वैल्यू आ गया, a b c d, कोई टर्म आया है ना, इसका निकालने के बाद इसका कैलकुलेशन यहाँ अभी हम दिखा रहे हैं, लॉग टेबल कैसे निकाल देते हैं, क्या करते हैं, तो ये समझा रहे हैं कि ये होता है। तो सिंपल इसका क्या करेंगे, हमको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, लेकिन लॉग ज्योमेट्रिक मीन है जिसका पावर बेस 10 है, ई है, कुछ भी रहता है लॉग को, तो इसका हम जैसे ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ये क्या करेंगे, एंटी लॉग का वैल्यू निकाल लेंगे। और ये टेबल में दिया हुआ रहता है कि उसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से उस वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है। ये सिंपली बताया कि ऐसा होता है, लेकिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन का सिर्फ। और हार्मोनिक मीन में क्या है, इसका रेसिप्रोकल होता है,
रेसिप्रोकल, जैसे 1/n करके इस तरह से निकलता है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अर्थमेटिक मीन का करेंगे। दो तरह का जो आंकड़े हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक तो डिस्क्रीट फॉर्म है जो अलग अलग है, उसका कैसे निकालते हैं, और दूसरा जो क्लास इंटरवल में है, इन दोनों का फॉर्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें भी क्लास इंटरवल में भी और एक चर्चा करेंगे कि एक डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सिंपल है, एवरेज या मीन का अगर डिस्क्रीट फॉर्म में जैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि किसी कक्षा में 10 छात्रों का मार्क्स दिया हुआ है 50 स्टूडेंट, 10 ही स्टूडेंट को, तो एवरेज मार्क्स कितना है ये दिया हुआ है आंकड़ा। तो सिंपली क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालने का। अभी बताए सिंबल में, कुछ सिंबल को भी समझते जाएंगे। सिंबल के रूप में एवरेज मार्क्स, या तो हम लिखे ऐसे एवरेज मार्क्स, ये क्या है, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ए में ये मार्क्स दिया हुआ है, तो इसका एवरेज मार्क्स कितना होगा। तो क्या होगा, इसमें जब इस तरह का आंकड़ा दिया हुआ है तो इसको सिंपली क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, है ना, सिंपली जोड़ देते हैं। 50 प्लस क्या है, इसमें 10 है तो इसको n से भाग देते हैं या 10 से भाग देते हैं, ये फॉर्मूला। इसको दिखाते कैसे है, x बार से, है ना। इसको ये जो मार्क्स वेरिएबल दिया हुआ है, ये मान लीजिए x1 था, x10 था, है ना, और नंबर ऑफ n की जगह ये 10 है। तो इसको दिखाएंगे सिंबॉलिकली कैसे, सबको जोड़ रहे हैं, है ना। तो इसको दिखाएंगे इस तरह से, x/10 यही लिखे, 10 है तो 10 से भाग देंगे, सिंपली इसको सबको जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे। इसको दिखाएंगे कैसे, जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो x बार हम लोग दिखाते हैं सिंबल के रूप में एवरेज को, और ये वेरिएबल से दिया हुआ है और इसका नंबर ऑफ 10। अब ये 10 की जगह 20 रहता, 30 रहता, 50 रहता है, हमको मालूम नहीं, n नंबर से रहता, 5 है, 10 है, कुछ है। तो इसको सिंपली ऐसे दिखाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस डिवाइडेड बाई n, 10 की जगह n हो गया, सिंबल में इस तरह से लिखा है ना। अब इतना भी ये लिखने में स्टैटिस्टिक्स करते हैं, इनको कठिन नहीं लगता, वो चाहते हैं इसको ओविया और शॉर्ट करें, हम बार बार इतना जोड़ इसको नहीं करें। इसको अब क्या करेंगे, इसको जोड़ का एक सिंबल बना दिया, इसको बोलते हैं समेशन, है ना, या सिग्मा समेशन। अभी एक इसके जगह लिखे यही x1 x2 x3 xn ऐसे लिखना होगा, इतना भी नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, xn लिखा, और n कहाँ से कहाँ तक है, xi है ना, i 1 2 3 को i से करें, i इक्वल टू 1 to n, इतना शॉर्ट में दिखा दिया, i से n तक गया और डिवाइडेड बाई n, ये x बार। ये सिंबल के रूप में हमें एक फॉर्मूला मिल गया, जनरलाइज फॉर्मूला, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब 5 है तो 5 बार इसको जोड़ते चले जाएंगे और 5 से भाग देंगे, 10 है 10 बार जोड़ेंगे, है ना। जैसे इसको सबको जोड़ेंगे सिंपली कि कितना होगा, तो कितना होगा ये देख लेते हैं। तो ये आया 61.2 मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स है। सबको क्या किया, इसको जोड़ दिए और इससे भाग दे दिए, है ना। ये उदाहरण था डिस्क्रीट फॉर्म में। जब है डिस्क्रीट फॉर्म में, जब अलग अलग संख्या के रूप में दिया हुआ है, तब 10 था तो बहुत आसानी से जोड़ दिए, 20 था जोड़ दिए, 100 है, 50 है, 500 है, तो क्या हम इतना करेंगे। अगर इतना तो वो तो लेंदी प्रोसेस होगा, और लेंदी प्रोसेस होगा तो समय अधिक लगेगा। अभी जैसा कि पहले ही बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक टूल है, औजार है,
जो हमें सहायता कर देते हैं एनालिसिस करने में। तो ऐसा औजार का क्या फ़ायदा है जब हमको उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ज़्यादा समय लग जाए, तो वो औजार तो सही औजार नहीं होगा। औजार वही अच्छा है जो हमारे समय को बचाता है, हमारे काम को आसान कर देता है, और ये काम को लेंदी कर रहा है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट इस औजार को अब उसमें चेंजेस लाए। जैसे कि पहले फर्नीचर बनाता था कारपेंटर बढ़ई में, उन लोग क्या करता था, रंदा उसको चिकना करने के लिए रंदा घिस रहा है, इधर से पकड़ रहा है किधर से पकड़ रहा है, उसको घिसे वे उसका औजार था। या उसको छेद करने के लिए उसमें लगाता था। ये भी पुराना जो यूज करता है वह देख सकते हैं। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ा, अब क्या हो गया कि उस रंदा की जगह मशीन आ गया, एकदम लगातार तुरंत साफ हो गया एक ही बार। उससे भी अब तो ऑटोमेटिक आ गया कि एक बार डाल देता है और उधर से निकल रहा है, पूरा एकदम सब सेट कर दिया और उसमें डाला लकड़ी, साफ होकर निकल गया। वो क्या कर रहा है, उसके काम को आसान कर दिया, यानी उस टूल्स को इम्प्रूव किए, उसमें और थोड़ा अलग मेथड लगाए, मशीन लगाए, मोटर वाटर, और उसको आसान कर दिए। क्या काटने के बाद देखते हुए पट, जैसे पहले आरी से काट रहा है दिन भर लगा रहा है, तुरंत लगाता है मशीन, कटर मशीन, तुरंत काट दिया। तो ठीक उसी तरह से ये हमको एवरेज निकालने में इतना परेशानी हो रहा था, तो ये कठिनाई है, बहुत लंबा समय। तो इसमें हमने या स्टैटिस्टिशियन ने बदलाव किया, और इसको अब थोड़ा यहाँ 50 लड़का या 100 लड़का है कक्षा में, या 200 लड़का है, किसी कक्षा में 50-100 तक रह सकता है। 2-3 सेक्शन अगर मिला लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 50 का अगर कक्षा है, 4 सेक्शन है, तो 200 स्टूडेंट हो जाएगा। तब वैसे कंडीशन में, या हम किसी क्षेत्र का पॉपुलेशन का एवरेज इनकम निकालना चाह रहे हैं, एवरेज प्रोडक्शन का चाह रहे हैं, तब क्या है, तो उसमें अब हमें इस तरह का क्लास इंटरवल वाला फॉर्म में देखने को मिलेगा। इधर दिया हुआ है जैसे मार्क्स या हाइट, कुछ भी ले सकते हैं ना, मार्क्स। ये दिया हुआ है कि 0 से, और इसमें 15, ऐसा आया किसी कक्षा का। टोटल 160 स्टूडेंट है, जिसका मार्क्स इस तरह से आया है ना, टोटल। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, फॉर्म में अगर जो आंकड़ा है, डेटा है, वो अगर ज़्यादा हो तो उस एवरेज निकालने में कठिनाई होगी। तो उसको क्या करते हैं, ग्रुप में कर देते हैं, ग्रुपिंग में कर देते हैं, है ना, या क्लास इंटरवल में कर देते हैं। तो जैसा कि बताया कि ये किसी कक्षा के 160 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, मार्क्स है, वो दिया हुआ है ना, प्राप्तांक दिया हुआ है। और ये प्राप्तांक दिया हुआ है कि 0 से 10 नंबर लाने, या हम लोग निकाल भी सकते हैं इसको एलिमेंट थ्रू। तो इसमें हम लोग को एवरेज निकालना है कि एवरेज स्टूडेंट का कितना मार्क्स है। तो इसको दिखाते हैं, जैसे कि ये जो दिया हुआ है, ये मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, है ना, अंतराल। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये इसे कहते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, 0 से 10 के बीच में 15 बार आया, तो इसको फ्रीक्वेंसी, और इसको दिखाते हैं एफ से। ये सिंबल हम लोग याद करते चले जाएंगे, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, है ना, यहाँ लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता। अब इसको कैसे निकालेंगे, और ये जो कुल है, ये किसका कुल है, ये फ्रीक्वेंसी कुल,
तो इसको दिखाते हैं क्या, सिग्मा एफ। अभी बताए थे जोड़ के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं सिग्मा का या समेशन का, इस तरह का सिंबल को, यानी एडिंग करेंगे। तो एफ का कुल योग कितना है 160, या इसको या नंबर्स कितना है उसको एन भी कहते हैं, एन कैपिटल एन से भी दिखाते हैं। तो एन से हम क्या दिखाते हैं, कुल बारंबारता को एन से भी दिखाते हैं, चाहे समेशन ऑफ एफ से भी दिखाते हैं, है ना। ये चीजें हमको ध्यान में रखना होगा। अब इसका हम लोग को एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना मार्क्स आया है एक स्टूडेंट का। तो इसमें कुछ हम लोग इसको अब बनाएंगे, देखते हैं। तो इसमें करते क्या है, डायरेक्ट मेथड पहले हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का या डायरेक्ट मेथड का, प्रत्यक्ष विधि। तो ये जो हमने लिया इसको हम लोग इसका मीन वैल्यू आखिर किसके साथ कितना नंबर लाया ये कैसे पता चले। तो इसका एक मीन ले लेते हैं, मीड वैल्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 से 10 नंबर के बीच में कितने नंबर से हम गुना करें क्या करें पता नहीं, तो इसका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज क्या लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, लोअर लिमिट इसको, है ना, और अपर लिमिट वर्ग अंतराल का जो लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 0 + 10/2, और इसको दिखाते किसे, मिड वैल्यू, यहां मिड वैल्यू या मध्य मान इसको बोलते हैं, मध्यमान। और इसको हम लोग x से दिखाते हैं, x, है ना। तो लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो ये कितना आ गया, 10/2 यानी 5 आ गया। इसी तरह से ये इसका निकालेंगे मिड वैल्यू, ये मध्य मान हमारा निकल गया x। अब अगला जो स्टेप है वो है कि इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, f(x) निकालते हैं, f इंटू x, x जो दिए थे, x स्मॉल x ये लेते हैं। तो क्या करेंगे, f को x से गुना करते जाएंगे, इसको गुना करेंगे इससे। तो कितना होगा, 15 को 5 से गुना करेंगे तो हम सीधे लिखते जाए, गुना कर रहे हैं 15 को 30 से, ये आया, ये fx का वैल्यू है। अब जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज का ग्रुप में, वो है फॉर्मूला को याद रखिए। ये मीन एवरेज को हम लोग सिंबल में दिखाते हैं, है ना। इसको कहते हैं सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है सिग्मा fx अपॉन n, दोनों एक ही चीज है क्योंकि सिग्मा f को n से दिखाते हैं, है ना। अब क्या है, सिग्मा fx यानी fx का जोड़, इसका कुल जोड़, तो इसको हम लोग 50 आया, fx का वैल्यू आया 4250। तो fx के जगह लिखेंगे 4250 और सिग्मा f के जगह लिखेंगे 160। ये जो वैल्यू आएगा यही आएगा 26.56। ये मार्क्स लाया एवरेज, ये वैल्यू आया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जो क्लास इंटरवल में दिया हुआ है उसमें भी ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबा या बड़ा है। ऐसे कंडीशन में हमें ये सुविधा होती है कि हम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करें। वो क्या है ना। अभी ये डायरेक्ट मेथड के बारे में, मीन के बारे में हमने बताया। तो 150 है ना, सिग्मा एफ दिया हुआ है 150। इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहते हैं। क्या करते हैं, इसमें भी दो तरीके से शॉर्टकट है और
दोनों को समझ लेंगे इससे क्या है। तो सबसे पहले तो इसका x निकालेंगे जिसका हमको जरूरत पड़ेगा। x मतलब मिड वैल्यू, मध्यमान या मिड वैल्यू, इसको x से डिनोट करते हैं। मध्यमान निकाल के देखिए। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, fx को गुना करते जाते थे और सिग्मा fx अपॉन f निकालते थे। यहां पर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में कोई एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कि कोई एक माध्य होगा, कल्पित माध्य होगा। हम तो मानने का छूट है, तो किसी को भी हम मान सकते हैं, है ना। हम किसी वैल्यू को मान सकते हैं, लेकिन किसी को मानने का मतलब यह है कि जो उसके नजदीक हो। तो अक्सर हम लोग उस तरह का वैल्यू को लेते हैं जो उसके बीच, जैसे यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसका बीच का कौन सा आएगा, तीसरा टर्म में जो है उसके लगभग में जो मान दिया हुआ है वही उसका ये इस वैल्यू को हम लोग कल्पित मानने को कुछ भी 15 भी मान सकते थे, 35 भी मान सकते थे, 5 भी मान सकते थे, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन वो जब मानना होता है तो इस तरह का हम लोग मानते हैं जो उसके काफी नजदीक हो या बीच वाला जो टर्म हो उसको ना लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य मान लेते हैं, है ना। लिखना पड़ता है कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन क्या है, ए, इसको ए बोलेंगे, ठीक है, इसको ए बोलेंगे। और ये हम निकाल रहे हैं डी का वैल्यू। डी क्या है, डी है, डी जो है ये कुछ नहीं है, ये हमारे इससे कितना डेविएशन है, एक्स से कितना डेविएशन है, एक्स, डी फॉर डेविएशन के लिए हम लोग दिखाते हैं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कल्पित मान, यानी एक्स से कल्पित मान को घटाते जाते हैं तो ये डेविएशन डी निकलता है। एक तो हम सीधे डी निकाल के हम लोग ले सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं कि इसमें इसके और आगे इसको और शॉर्टकट करने के लिए, इसको और छोटा करने के लिए हम लोग इसको, इसका डेविएशन का एक और वैल्यू ले लेते हैं डी डैश। डी डैश क्या है, तो एक्स माइनस ए अपॉन आई, व्हाट इज आई, यहां लिख देते हैं। ए जो था सो एज्यूम्ड मीन था, एज्यूम्ड मीन मतलब जो कल्पित मान हमने जो माना है, और आई लेंथ ऑफ क्लास, ये जो वर्ग अंतराल का लेंथ कितना लंबा है, ये चीज, इससे हम इसको भाग दे रहे हैं, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ये डी डैश के जगह डी भी ले सकते थे, आई से हम नहीं भाग देते तो भी निकलता वो, और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा, उसको और छोटा करना चाह रहे हैं तो उसमें आई से भाग देते। दोनों तरह से निकाल सकते हैं, निर्भर करता है कि जो आंकड़े हैं वो किस तरह के आंकड़े हैं। आंकड़ा बड़ा है तो आई से भाग देंगे, अगर छोटा आंकड़ा है तो बिना आई के बाद दिए हुए भी हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हमको सुविधा करना है उसको, अगर दे दिया है कि शॉर्टकट मेथड से आप निकालें तो आपको डी वाला फॉर्मूला या डी डैश वाला में से ही आपको निकालना है। तो ये डी डैश, ये क्या होगा, x माइनस ए, एक्स ये है 5 में से ए घटा रहे 25, इसको भागा दे रहे हैं आई से, आई कितना है 0 से 10 के बीच का कितना अंतराल है, 10 का अंतर है, ये कितना आ गया। अब यहाँ सिंबल प्लस माइनस जो भी आएगा वो हम रखेंगे। तो 5 में से 25 को घटा रहे हैं, 5 छोटा है 25 बड़ा है, तो माइनस में आएगा -20/10, यानी कितना आ गया -2, है ना। फिर
इक्वल क्लास इंटरवल है तब तो सबका सेम रहेगा, अनइक्वल भी हो सकता था क्लास इंटरवल, तो जो भी क्लास इंटरवल का लेंथ होगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आएगा -15 में से 25 घटाएंगे तो -10, तो 10 से भाग देंगे तो -1, ये आ गया, ये आ गया, है ना? ठीक है, इतना में हमारा नहीं निकलेगा, अभी एक स्टेप और जाना होगा ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो आगे है, तो इसमें हमको चाहिए f इंटू डी डैश, जो हम निकाल रहे हैं डी डैश, इसका हमको गुणनफल चाहिए। तो f को इससे गुना करते जाएंगे, कितना होगा -80, 40 को -2 से गुना किए तो कितना होगा, इसको अब हम लोग जोड़ते हैं, समेशन f डी डैश, ये कितना होगा, मतलब सबको जोड़ देना है, तो प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ जुड़ेगा, और अगर प्लस ज्यादा है तो उसमें माइनस घटा के माइनस में आएगा, अगर माइनस बड़ा है तो वो प्लस घटाएंगे तो माइनस वाला माइनस में आएगा, और प्लस ज्यादा है तो प्लस आएगा। तो देखते हैं, यह -45, माइनस प्लस जो भी आएगा इसको ध्यान रखना है, थोड़ा जगह कम है, इसको हम लोग ये इधर का भाग को मिटा रहे हैं। एवरेज मीन का ये होता है x बार, ये होगा a हम लोग लिए हैं, है ना, a प्लस सिग्मा f इंटू डी डैश लिए अपॉन सिग्मा f इंटू आई, जिससे हम भाग दिए थे उससे वापस गुना करना पड़ रहा है। तो ये इसका एज्यूम्ड मीन हमने जो माना है, सो यानी यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन कितना माना है, 25 को माना है, ये 25 माना था, है ना, 25 को एज्यूम्ड मीन माना, तो 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आया -45 को भागा देंगे सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ हमारा कितना था 150 था, है ना, 150 इंटू आई फ्रॉम क्लास इंटरवल का लेंथ जो 10 है इंटू 10, तो ये वैल्यू आएगा 25, और प्लस ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, 15 45, 25 -3 यानी कितना हुआ 22 इसका एवरेज आया या मीन आया। इसको डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे तो भी हमारा मीन 22 ही आएगा। तो ये था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका, और इसमें हमने तीनों को डिस्कस किया।